गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में बीपीएससी के द्वारा विशेष तौर पर एससीईआरटी बुक्स को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच एससीईआरटी बिहार ऑडियो बुक सीरीज लेकर। आज इस वीडियो में हम लोग पुनः एक से अधिक अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय है रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में वर्षों लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना और कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहां के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जा रहे थे। कुनैन की पत्तियां ही इसकी एकमात्र इलाज थी। मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह किसी को पता नहीं था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने लग गए। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज़्यादा है वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी न जमने दें, नाली को ढककर रखें ताकि वहां मच्छर नहीं पनप सके। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहा है, लेकिन इस बात को जानने का उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया की रोकथाम एवं उनसे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए, लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इसे जानने के लिए वे लोगों की उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते। यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उनमें लोगों को सुलाते और मच्छर कटवाते। फिर उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उनके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उनके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्हें कई लोगों ने सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते। साथ ही बार बार उन्हें मच्छर से कटवाते, फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उनकी जांच करते। साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनोफिलीज मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं को एक मनुष्य के
शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता। हवा के खेल अब एक प्रयोग करने के लिए बताया गया है, तो देखते हैं हम लोग। क्या पानी में कागज डुबोकर उसे सूखा निकाला जा सकता है? सामग्री: एक गिलास कागज, पानी से भरे बाल्टी या तसला। आइए करके देखें। एक गिलास लें, एक कागज को मोड़कर ऐसे गोला बनाइए जो गिलास के नीचे धंसकर फिर फिट बैठ जाए। अब गिलास को उल्टा करके झटक कर देखें कि कागज बाहर तो नहीं आ रहा। अब इस उल्टे गिलास को पानी से भरे बाल्टी में सीधे नीचे तक दबाकर ले जाइए और फिर निकाल कर देखिए, क्या कागज भीगा है? क्या एक गिलास से दूसरे गिलास में हवा को डाला जा सकता है? क्यों नहीं? कोशिश तो करके देखिए। सामग्री: एक जैसे 2 गिलास, एक बाल्टी पारदर्शक हो तो और अच्छा। प्रक्रिया: कांच के दोनों गिलास में नेल पॉलिश से 1 एवं 2 अंकित करें। गिलास 1 में पानी भरें और बाल्टी के अंदर ले जाएं। गिलास 2 को उल्टा कर पानी के अंदर गिलास 1 के मुंह के ऊपर रखें और दूसरे के ऊपर रखें। दोनों गिलास को धीरे धीरे उल्टें। ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। ऊपर वाले गिलास में हवा कहाँ गई? ऊपर वाले गिलास की हवा कहाँ गई? तो इस तरह खत्म होता है अध्याय 8, जो कि था रॉस की जंग मलेरिया के संग। अब इस वीडियो में अगला जो अध्याय है वो अध्याय 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। इरा और इसू बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव नहीं देखा। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न, फल, सब्जियां आदि लेते आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों को कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ के गांव ही हैं। इरा और इसू दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकता है। दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए इरा और इसू को खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलिंदों को एक पत्थर पर पटक कर उनकी फलियों को अलग कर रहे थे। इरा ने अपने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा है? दादाजी ने बताया, ये धान के पौधे हैं। इस इलाके की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। यह हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। फिर धान के पौधों से उनके बीजों को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं, जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है। इरा और इसू दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो भात वे खाते हैं उसका उपज इस प्रकार से होता है। इसू ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया बताइए। दादाजी ने कहा, सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20 से 30 दिन के अंदर बिचड़ा मूड़ी के रूप में तैयार हो जाता है। मूड़ी को उखाड़ कर फिर उसे खेत में लगाते हैं। खेत में मूड़ी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। इरा बोली, दादाजी क्या जब जी चाहे कोई भी फसल उपजाई जा सकती है? दादाजी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं तो कुछ सर्दियों में। अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी हैं। बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। इस प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं, या गर्मा, गांव घर में गर्मा भी कहा जाता है। इसू ने कहा, क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोले,
भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अब यहाँ जो है सो बिहार का एक नक्शा दिया गया है, तो वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा वीडियो में, जिसमें कि अलग अलग ज़िलों के अलग अलग मुख्य फसल के बारे में चर्चा की गई है। हम अपने या अपने आसपास के गांवों को देखें तो वहाँ भी उगाई जाने वाली फसलों में विविधता हो सकती है। यीशु बोला, दादाजी, अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग फसलें होती हैं तो उन जगहों पर लोगों के खान पान भी अलग अलग होते होंगे। दादाजी बोले, सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदतें बनती हैं। यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर चले जाने पर भी उनमें खान पान पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। हाँ, तभी मेरे साथ पढ़ने वाली चेन्नई की विजया प्रायः इडली डोसा खाने की बात करती है, ऐसा यीशु ने बोला। दादाजी, जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ, इरा बोली। यीशु ने कहा, मुझे तो मोमो अच्छे लगते हैं। दादाजी, आपने कभी मोमो खाया है? दादाजी बोले, हमारे ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें मिलती थी, अब तो न जाने क्या क्या चीज़ें मिलने लगी हैं। दादाजी ने कहा, समय के साथ साथ खान पान के तौर तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं, इसलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान की आदतों में भी बदलाव आने लगा है, इरा बोली। आजकल अपने घर में भी समय समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा तथा बर्गर आदि बनने लगे हैं। दादाजी बोले, भाई, जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो, क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? इरा सोच में पड़ गई। सही बात है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल खाना बहुत ज़रूरी है। तो आगे इस चैप्टर में लिट्टी चोखा बनाने का जो है वो तरीका दिखाया गया है, बताया गया है, तो वो मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। और इस तरह अब इस वीडियो में अगला अध्याय जो है वो है अध्याय 11, जंतु जगत, सुरक्षा और संरक्षण। एक कहानी। सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आ गिरा। उसे एक तीर लगा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल हंस को सिद्धार्थ ने धीरे से उठा लिया। सिद्धार्थ ने उसके शरीर से तीर निकाल दिया और उसके घाव को पानी से धोया। उसने अपने कपड़े को फाड़कर हंस के घाव पर मरहम पट्टी की। उसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त तीर धनुष लिए आ धमका। देवदत्त ने कहा, तुम मेरे हंस को छोड़ दो, यह हंस मुझे दे दो, मैंने उसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा करो, हम लोग राज दरबार में चलते हैं, वहीं इसका फैसला हो जाएगा। देवदत्त ने कहा, चलो राज दरबार, हंस तो मेरा ही है, फैसला मेरे हक में ही होगा। सिद्धार्थ राज दरबार में हंस लिए पहुंचा और देवदत्त तीर धनुष लिए। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मैंने इसे तीर से मारकर गिराया था। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, मैंने घायल पड़े हंस को बचाया है। महाराज शुद्धोधन ने कहा, प्रश्न यह है कि किसी की जान बचाना अच्छा है या जान लेना? मंत्रीगण एक स्वर में बोले, जान बचाना। महाराज ने न्याय किया। सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। अब इसमें एक अलग कहानी है तोता के बारे में, तो और थोड़ा सा आगे मैं पढ़ता हूँ। बबली ने पाला तोता। बबली ने एक तोता पाला है, उसने उसका नाम सुगनी रखा है। वह उसे एक सुंदर पिंजरे में रखती है। वह उसे प्रतिदिन खाने के लिए दाना पानी देती है। सुगनी बबली की बातों को दोहरा कर सबका मन बहलाती है। बबली को यह सब अच्छा लगता है। बबली जब स्कूल से पढ़कर आती है तो सुगनी शोर मचाने लगती है, बबली आ गई, बबली आ गई। अचानक एक दिन सुगनी बीमार पड़ी।
खाना बंद, शोर मचाना बंद, बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती। बबली उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दी पर साथ ही कहा कि सुगनी को पिंजड़े से निकालकर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। हम अपनी ज़रूरतों के लिए जंतुओं को पालते हैं, ऐसे जानवरों की हम देखभाल भी करते हैं, मगर पालतू जानवरों के अलावा भी कई जीव जंतु हैं। ऐसे जीव जंतुओं की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, आइए हम विचार करें। हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को। बाघ खत्म हो गए तो हिरनों की संख्या बढ़ जाएंगी और फिर पौधों की संख्या कम। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया है और उन्हें अभयारण्य का रूप दिया गया। ऐसे अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण तथा बेगूसराय में है। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बिहार का एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बेगूसराय में क्या है, कांवर झील, जो कि पक्षी विहार के तौर पे सन 1889 में जिसे मान्यता मिली थी। तो आगे पढ़ता हूँ। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगल में पाए जाते थे आज नहीं हैं या उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उदाहरण के लिए तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बत्तख जंगलों से लगभग खत्म हो गए। क्या आप जानते हैं, आपने खेजरली गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी। यह विश्नोई समुदाय की है। विश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतु का संरक्षण करते हैं। विश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। विश्नोई का अर्थ होता है 29। उनके गुरु जम्भाजी के कहे अनुसार विश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपनी जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ को काटकर इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखे घास या सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई जानवर जैसे चिंकारा, जिसको कि धारीदार हिरन कहा जाता है, सांभर तथा काले सांड आज़ाद घूमते देखे जा सकते हैं। विश्नोई लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं और न करने देते हैं। इस तरह अध्याय 11 जो कि था जंतु जगत सुरक्षा और सारे अध्याय से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं जिनको कि मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने अपने बुक्स में नोट डाउन करते होंगे। तो मैं अगला अध्याय जो है मान गए लोहा वो पढ़ रहा हूँ। सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी वो देखो, हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। संजय ने सुखदा से कहा, हाँ चलो। दोनों दौड़कर छात्रों के बीच पहुंच गए। विद्यालय की दीवार पर लगे पोस्टर को सभी बच्चे पढ़कर आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिक्षक वहां पहुंच गए। चलो बच्चे, अपनी अपनी कक्षाओं में चलो, आप सबको कक्षा में इसके बारे में बताया जाएगा। कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, आपको इस पोस्टर को पढ़कर क्या सूचना मिली? नरेश ने बताया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई होती है, उनके लिए विश्व विकलांगता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुखदा बोली, कुछ लोगों में ऐसी कठिनाइयाँ होती क्यों हैं? शिक्षक ने बताया, कभी कभी दुर्घटना या बीमारी के कारण कुछ लोगों के शारीरिक बनावट में भिन्नता उत्पन्न होती है। कभी कभी कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात भी होती है। इन भिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारी तरह न केवल अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं, बल्कि कई ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। आस्था ने कहा, हाँ, मैंने भी अखबार में हाथों से निःशक्त एक लड़की को पैरों की उंगलियों में कलम पकड़कर लिखते हुए फोटो देखा था। उसने पैर से लिखते हुए बोर्ड की परीक्षा
दी व पास हुई। शिक्षक ने बताया, मैं पहले नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। वहाँ के बच्चों ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से नाटक प्रस्तुत किया था। सभी ने उसे बहुत सराहा था। रोज की तरह रात के खाने के बाद सुखदा और संजय दादी के पास पहुँचे और विद्यालय की बातें बताने लगे। दादी जी ने सभी बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, कल रविवार है, मैं आप लोगों को नेत्रहीन आवासीय विद्यालय ले चलूँगा। दूसरे दिन सुखदा और संजय दादाजी के साथ राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ आए और सबका अभिवादन किया। सुखदा ने देखा, प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे, हाथों में लाल एवं सफ़ेद रंग की छड़ी थी। प्रधानाध्यापक, आइए हम सबसे पहले छात्रावास चले। सुखदा और संजय सोच रहे थे, पता नहीं नेत्रहीन बच्चे कैसे रहते होंगे। छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने काम में लगे थे। कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ सामान्य लोगों की तरह स्नान घर और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। छात्रावास में उनके बिस्तर, पुस्तकें आदि ढंग से सजे थे। संजय ने पूछा, ये गीत संगीत की आवाज़ कहाँ से आ रही है? प्रधानाध्यापक ने बताया कि आवाज़ संगीत कक्षा से आ रही है, हम वहीं चल रहे हैं। संगीत कक्षा में 8-10 बच्चे तबले, हारमोनियम आदि पर गा बजा रहे थे। प्रधानाध्यापक, वैसे तो इस विद्यालय के प्रायः सभी विद्यार्थी गीत संगीत में रुचि रखते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी तो गायन वादन में बड़े निपुण हैं। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। एक दूसरे कमरे के ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा था। वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें सजा कर रखी थी। दादाजी देखो सुखदा, ये पुस्तकें ब्रेल लिपि में लिखी गई हैं। ब्रेल लिपि एक बड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन बिंदुओं को उंगलियों के स्पर्श से समझते हैं। सुखदा और संजय यह सब जानकर बड़े प्रभावित हुए। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ सुखदा, संजय व विद्यालय के सभी बच्चे पहुंचे। नगर भवन में लगी कुर्सियों पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्ति बैठे थे। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर व बैनर लगे थे। इन पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा निःशक्त व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारियाँ थी। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक चुनौती वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की खेल सामग्रियों का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। पोलियोग्रस्त इकबाल अहमद ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते। उसके चेहरे से आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। मंच से उतरते ही बच्चों ने इकबाल को घेर लिया। सुखदा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, भैया मान गया आपका लोहा। और फिर यहाँ लोहा मानना का जो है वो ये बताया गया है। लोहा मानना मतलब कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। अब है खेल खेल में पक्षियों से दोस्ती। पक्षी तो हर जगह दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी इनको ध्यान से देखा? पक्षियों को देखना, पहचानना तथा उनका अवलोकन करना बहुत ही दिलचस्प अनुभव है। पक्षियों के बारे में देखने को बहुत कुछ है, जैसे आकार, रंग, रूप, बोली, आदतें, भोजन आदि। कई लोग इसे शौक के रूप में अपनाते हैं। इस शौक को पक्षी की दुनिया में ताक झांक या फिर बर्ड वॉचिंग कहते हैं। पक्षी दर्शन के लिए आप एक अलग डायरी या कॉपी बना सकते हैं। हर पक्षी के लिए
एक अलग पन्ना रखना अच्छा होगा। आपको पक्षी के बारे में जो भी जानकारी मिले या पक्षी या पता चले उसको इस पन्ने पर लिखते जाइए। पन्ने पर सबसे ऊपर पक्षी का नाम लिखिए। यदि संभव हो तो पक्षी का चित्र ढूंढकर अपने द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी के साथ चिपका दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। पक्षियों के अवलोकन में मदद के लिए कुछ और सुझाव निम्नलिखित हैं। लंबाई। पक्षी लगभग कितना लंबा है? पक्षियों की लंबाई की तुलना गोरैया या कौवे या किसी जाने पहचाने पक्षी से की जा सकती है। रंग। क्या पक्षी का पूरा शरीर एक ही रंग का है? सीना सादा है या धब्बेदार या फिर चित्तियों वाली? क्या पूंछ पर भी चित्तियां हैं? पंख एक ही रंग के हैं या उन पर भी चित्तियां हैं? आँख। पक्षी की आँखें क्या गोल लकीर से पूरी तरह घिरी हैं या केवल आँखों के ऊपर ही लकीर है? आँखों का रंग कैसा है? चोंच। चोंच कैसी है? लंबी, छोटी, नुकीली या मुड़ी हुई? पूंछ। पूंछ की लंबाई। पूंछ का सिर नुकीला है या गोलाकार या फिर चौकोर? क्या पक्षी पूंछ हिलाता रहता है? क्या वह पूंछ खड़ी करता है और नीचे या फिर नीचे ही रखता है? पंख। पंख गोलाकार हैं या नुकीले? इसके लिए उड़ते हुए पक्षी को देखना जरूरी होगा। संभव हो तो फैले हुए पंखों का चित्र बनाइए। आवाज़। पक्षी की आवाज़ ध्यान से सुनिए। आवाज़ की मदद से आप पक्षियों को जल्द पहचान सकते हैं। अगर हो सके तो उसकी आवाज़ की नकल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आवाज़। वह अक्सर कहाँ दिखाई देता है? खेत में, पानी के पास, पेड़ पर, झाड़ियों में या फिर बिजली के तारों पर? क्या पक्षी किन्हीं खास पेड़ पर ही बैठता है? आप ये सब भी नोटिस कर सकते हैं। भोजन। क्या खाता है? कीड़े मकोड़े, दाने, मांस, अनाज या फिर फल? मौसम। अक्सर किस मौसम में आपको वह पक्षी दिखाई देता है? पक्षियों को ध्यान से देखने और उनके अवलोकन अपनी डायरी में नोट करने में आपको मदद मिले, इसके लिए उदाहरण के तौर पर खंजन पक्षी का विवरण दिया गया है। खंजन पक्षी। लंबाई लगभग 21 सेंटीमीटर, गोरैया से थोड़ी बड़ी। रंग। पीठ और सिर का रंग नर में काला और मादा में धूसर। पेट वाला भाग सफ़ेद, पूंछ के बीच में काली पट्टी और दोनों किनारों पर सफ़ेद पट्टी। आँखों के ऊपर सफ़ेद भौं जैसी पट्टी। पूंछ लंबी, पतली, आयताकार। चोंच छोटी, पतली, नुकीली। आवाज़ पतले स्वर में टिज्ड टिज्ड। कई तरह की सीटी जैसी मधुर बोलियां बोलता है। प्रजनन काल में नर सुरीला गीत गाता रहता है। भोजन। कीड़े मकोड़े। आवास। मुख्यतः जमीन पर, आमतौर पर नदी के किनारे या किसी तालाब या पानी से भरे खेत के किनारे बैठा देखा जा सकता है। अन्य जानकारी। अधिकतर जोड़ी में दिखता है, वैसे कभी कभी छोटे झुंड में भी भोजन करते हुए दिखाई दे जाता है। चहचहाते समय पूंछ को ऊपर नीचे करता है। पानी के किनारे बैठकर लगातार पूंछ हिलाते हुए भोजन करता है। नर और मादा में अंतर रंग के आधार पर किया जा सकता है। तो इस तरह ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 12। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को उपयोगी लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।